अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद फैज़ान एंड वेलकम टू वर्ल्ड नॉलेज। और आज हम आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। रॉबर्ट हुक 18 जुलाई 1635 में आइलविथ में पैदा हुए और अपने फादर के डेथ के बाद ही ये लंदन में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर इन्होंने पेंटिंग सीखी। वहाँ पर पेंटिंग सीखने के साथ साथ इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर दाखिला लिया और साथ ही द रॉयल सोसाइटी के अंदर भी दाखिला लिया। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर नेचर साइंस के बारे में स्टडी किया जाता था और इन्होंने वहाँ पर ही इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप दिखाया जो बहुत लोगों को इम्प्रेस किया था। और वो माइक्रोस्कोप कोई आम माइक्रोस्कोप नहीं था, उसके अंदर डबल कॉन्वेक्स जिसको हम बाय कॉन्वेक्स कहते हैं लेंसेज लगे हुए थे और ये गोल्ड और लेदर से बनाया गया था। और इस माइक्रोस्कोप के अंदर दो लैंप्स थे, ऑयल लैंप और वाटर लैंप। इनका जो फंक्शन ये था कि लाइट जब ऑयल लैंप से वाटर लैंप में टर्न होती थी और वहाँ से जब स्पेसिमेन के अंदर होता था लाइट, तो उससे ये होता था कि लाइट डिफ्यूज़ हो जाती थी। डिफ्यूज़ होना लाइट का मतलब यानी लाइट फैल जाती थी स्पेसिमेन के ऊपर। अब स्पेसिमेन वो जगह है माइक्रोस्कोप के अंदर जहाँ पर हम चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसे हम स्पेसिमेन कहते हैं। रॉबर्ट हुक पहले इंसान थे जिन्होंने सेल को ऑब्ज़र्व किया था। ये एक पॉलीमैथ, नेचुरल फ़िलासफ़र और आर्किटेक्ट भी थे और इन्होंने 1665 में खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ऑब्ज़र्व किया था। रॉबर्ट हुक ने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे पहले सेल देखा था उस सेल का नाम था कॉर्क सेल। ये ऐसा सेल है कि इसको जब आप देखें माइक्रोस्कोप के नीचे तो एक रेक्टेंगल टाइप इसकी शेप नज़र आती है। इस वजह से उन्होंने इसको नाम दिया कॉर्क सेल। और सेल का मतलब होता है रूम्स, इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया सेल। और इनका जो माइक्रोस्कोप था आज भी मौजूद है और ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ हेल्थ में मौजूद है और ये मैरीलैंड में है। और रॉबर्ट हुक ने अपनी ज़िंदगी में एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरी हुई जितने भी इन्होंने ऑब्जर्वेशंस की थी स्पेसिमेन के ऊपर, वो सारी इसके ऊपर लिखी हैं। और इसी किताब में से हमें पता चलता है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उनके बाद आते हैं ली वैन हुक। इन्होंने 1674 में प्रोटोजोआ को ऑब्ज़र्व किया था और कुछ ही सालों बाद बैक्टीरिया को भी ऑब्ज़र्व कर लिया था। इन्होंने बैक्टीरिया का साइज़ भी बताया था और ये 24 अक्टूबर 1632 में पैदा हुए और छोटी उम्र में ही इनके फादर की डेथ हो गई थी। और फादर की डेथ के बाद ये एम्स्टर्डम चले गए। वहाँ पर इन्होंने एक लाइन एंड रैपर का काम किया। लाइन एंड रैपर यानी काउंटर पे बैठ के काम करते थे। वहाँ से ये दोबारा नेदरलैंड्स वापस आ गए और वापस जब ये आए तो ये 20 साल के थे और यहाँ पर आके इनको एक चैम्बरलेन का काम मिल गया। ये एक ऐसा काम होता है जिसके अंदर लेंसेज को रगड़ना होता है। उन्हीं लेंसेज को रगड़ कर इनको इंटरेस्ट पैदा हो गया लेंसेज के अंदर और वहाँ से इनकी हॉबी बनी कि इन्होंने छोटे बैक्टीरियाज़ को ऑब्ज़र्व कर लिया। इन्होंने बैक्टीरिया को बारिश के पानी से ढूंढा और 1673-1674 में इन्होंने द रॉयल सोसाइटी को लेटर्स भेजे। उसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ था कि यहाँ पर मेरे पास ही एक लेक है जिसका नाम है बिरकिल्स मैरी। उन्होंने कहा कि आप ऑब्ज़र्व करें कि जब सर्दियाँ आती हैं तो ये लेक का पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। जैसे ही गर्मियाँ आएंगी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इस पानी के ऊपर एक ग्रीन सी लेयर आ जाएगी। वही ग्रीन लेयर बैक्टीरिया है, इन्होंने उसके अंदर बताया था। ली वैन हुक ने अपनी ज़िंदगी में कुल 500 माइक्रोस्कोप बनाए, उनमें से 10 माइक्रोस्कोप अब रह गए हैं। और ली वैन हुक के पैदा होने से 40 साल पहले जेम्स वेडन और रॉबर्ट हुक ने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बहुत अच्छी डिस्कवरीज की। लेकिन ली वैन हुक ने सिंगल लेंस से बैक्टीरिया को ऑब्ज़र्व किया, लेकिन सिंगल लेंस यूज़ करने में भी ली वैन हुक को हम कहते हैं द फादर ऑफ लेंसेज। 1673 में ली वैन हुक ने द रॉयल सोसाइटी को अपना लेटर भेजा और उसके अंदर उनको बताया कि उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से एनीमैक्यूल्स को देखा है। और 25 दिसंबर 1702 को एक और फिर से लेटर भेजा और उसके अंदर बताया कि मैंने अब एक ऐसा बैक्टीरिया देखा है जो शेप में बेल टाइप है
और ये कांस्टेंट मोशन में है। लीवनहॉक ने 17 सितंबर 1683 में लेटर भेजा द रॉयल सोसाइटी को, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने दांतों का एक बैक्टीरिया देखा है। उसके अंदर उन्होंने कहा मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो बूढ़े लोग हैं उनके टीथ में ज़्यादा बैक्टीरिया था, लेकिन जो जवान लोग हैं उनके टीथ में कम बैक्टीरिया था। अब आते हैं कार्ल रुडोल्फ। ये 13 अक्टूबर 1821 को स्किवलबीन में पैदा हुए, एक प्रूसिया के एक गांव के अंदर, और अपनी अच्छी एकेडमिक प्रोग्रेस की वजह से वहाँ पर इनको मिलिट्री के अंदर मेडिसिन स्टडी करने की इजाज़त मिल गई। वहाँ पर इन्होंने 2 प्रोफेसर से पढ़े और इन्होंने 2 सब्जेक्ट पढ़े थे, एक एनाटॉमी और एक मेडिसिन। और 2 जो प्रोफेसर थे, एक थे जॉन्स मुलर और दूसरे थे जोहान्स स्किवलबीन। इन्होंने 1843 में अपनी मेडिकल की डिग्री पूरी की और एक चैरिटी हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया जो बर्लिन में है। और इन्होंने अब एक बताया कि इन्होंने वुर्ज़बर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च की और हमें बताया कि सेल के अंदर जब चेंजिंग्स आती हैं तो डिज़ीज़ एक फैल जाती है। और इन्होंने एक रिसर्च करके हमें ये भी बताया कि एक सेल दूसरे सेल से ही आता है। 1854 के अंदर इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था हैंडबुक ऑफ पैथोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स। इसके अंदर इन्होंने हमें बताया था कि इसी के अंदर इन्होंने हमें बताया कि सेल के अंदर जैसे चेंजिंग्स आती हैं उसी चेंजिंग से डिज़ीज़ फैल जाती है, और यही चीज़ सेल थ्योरी के अंदर भी ऐड हो गई थी। अब बारी आती है लॉरेन ओकन की। लॉरेन ओकन नेचुरल साइंटिस्ट और फिलोसोफर थे। इन्होंने हमें एक टर्म बताई थी जिसका नाम था इन्फोसूरिया। इन्होंने बताया कि इन्फोसूरिया वो टर्म है जिसमें यानी कोई ऐसे भी जानदार चीज़ें होती हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं, यानी जो एक सेल से बनती हैं। जो ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, वो डिफरेंट सेल से बनते हैं। सो इन्होंने 1803 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्ज़बर्ग के अंदर अटेंड किया और गोटिंजन भी अटेंड की, और इन्होंने 1803 में ही अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था नेचुरल फ़िलासफ़ी। और इस बुक के अंदर इन्होंने अपना आइडिया शेयर किया था कि, और वो आइडिया इन्फोसूरिया था, यानी कोई ऐसे भी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं, यानी बैक्टीरिया जो एक सेल से बना। लॉरेन ने अपनी लाइफ के अंदर हड्डियों के बारे में, पेट के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में स्टडी किया था, और अपने लाइफ के एंड पर इन्होंने एक चीज़ डिस्कवर की और बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक मतलब जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो भी सेल ने ही बनाए हैं और डिफरेंट सेल ने बनाए हैं, कोई एक सेल हमारा एक ऑर्गन नहीं बनाता। आगे आते हैं लेमार्क। ये यकम अगस्त 1744 में फ्रांस के गांव में पैदा हुए और इनके फादर आर्मी में थे, और 1761 में अपने फादर के डेथ के बाद इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। यहाँ पर इन्होंने एक वॉर के अंदर बहुत अच्छा काम किया, एक बहादुरी दिखाई, जिसकी वजह से इनको सोल्जर से ऑफिसर प्रमोट कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने 5 साल बाद इनको एक वॉर के अंदर इंजरी हो गई, जिसके बाद इन्होंने आर्मी को छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने एक बैंक के अंदर एज अ क्लर्क काम किया, और उसके बाद इनको मेडिसिन के अंदर इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। और इसी के साथ साथ जैसे वो पढ़ते गए उनको बोटानिकी के अंदर भी इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। बोटानिकी एक ऐसी साइंस है ब्रांच की जिसके अंदर आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि किसी के लिए भी ज़िंदगी नहीं हो सकती अगर उसके जो सेल है वो सेलुलर टिश्यू नहीं है, यानी जो हमारी स्किन है उस पर भी टिश्यू लगा हुआ है, यानी जब सब सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक टिश्यू बना लेते हैं। ये चीज़ उन्होंने बताई थी कि किसी के पास भी ज़िंदगी नहीं हो सकती जब तक उसके पास सेलुलर टिश्यू नहीं है। लेमार्क के बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया, और रॉबर्ट ब्राउन 21 दिसंबर 1773 में पैदा हुए, और इन्होंने एक लोकल स्कूल अटेंड किया, और स्कूल के बाद एक मार्शल कॉलेज के अंदर इन्होंने दाखिला लिया। 1790 के अंदर ये एडनबर्ग आ गए, और इसी साल इनके फादर की डेथ हुई, और साथ ही इन्होंने द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में दाखिला लिया, और वहाँ पर वो 2 प्रोफेसर से पढ़े। एक थे जॉन वॉलकर और दूसरे थे जॉर्ज डॉन।
उनसे पढ़ने के बाद इन्होंने अपनी एक डिस्क्रिप्शन लिखी जिसका नाम था द बोटेनियल डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद इन्होंने विलियम विदरिंग के साथ काम करना शुरू कर दिया। विलियम विदरिंग अपने ज़माने के सबसे मशहूर बोटेनिस्ट थे, और इनके साथ काम करने के बाद इन्होंने अपना लेटर लेनिन सोसाइटी को भेजा। लेनिन सोसाइटी भी द रॉयल सोसाइटी जैसी ही थी, जिसमें नेचर साइंस के बारे में रिसर्च और डिस्कशन की जाती थी। इसके बाद उसके अंदर इन्होंने अब सेल न्यूक्लियस बताया। सेल न्यूक्लियस वो चीज़ है सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है सेल की, और इसके उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस पहले भी ऑब्ज़र्व हो चुका है। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस लीवेनहॉक और फ्रांस बॉयर से पहले ही डिस्कवर हो चुका था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया। लेकिन उन्होंने इसमें बताया कि सेल न्यूक्लियस के क्या क्या फ़ीचर हैं, ये क्या काम करता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन के बाद आते हैं स्किलिडन। मज़ीद रिसर्च की, और स्किलिडन 5 अप्रैल 1803 में हैम्बर्ग में पैदा हुए, और इन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम थी वो हिल्डेलबर्ग के अंदर मुकम्मल की, और वहाँ ही इन्होंने लॉ को प्रैक्टिस किया। और साथ ही इनको दोबारा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। इन्होंने प्लांट के मुख्तलिफ़ हिस्सों को रिसर्च किया और बताया कि प्लांट के जो मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं वो मुख्तलिफ़ सेल से बने हैं, यानी कोई ग्राउंड सेल से बना है, कोई वेस्कुलर सेल से बना है। और इसके बाद इन्होंने 1839 के अंदर एक स्टेटमेंट दी जिसके अंदर इन्होंने बताया कि सेल का जो न्यूक्लियस है और सेल डिवीज़न ये कितनी इम्पोर्टेंट है। और 1839 के अंदर थियोडोर सिचुआन और स्किलिडन ने दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को कंबाइन कर दिया, और इसके 3 पार्ट बन गए। आज हमारे पास सेल थ्योरी के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट, हर चीज़ सेल से बनी है। दूसरा पार्ट, सेल बेसिक यूनिट लाइफ है। और तीसरा पार्ट कि सेल एक दूसरे से ही आते हैं, यानी सेल डिवीज़न की वजह से ही दूसरा सेल आता है। ये थी हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, और आई होप यू लाइक माई वीडियो। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।